चीज़ को आप बार बार पब्लिक के बीच में जब लाएंगे ना, तो पब्लिक का मन जो है या दिमाग है ना डाइवर्ट होगा। आप कितने भी साफ सुथरे हों, कुछ भी हो, छवि तो उनकी खराब हुई है, उसका पब्लिक पे असर तो पड़ेगा। अब बीजेपी कुछ चीज़ें पकड़ के बोलेगी, अगर जैसे उन्होंने सीवेज सिस्टम ठीक नहीं किया, अब वो बोलेगी कि ये नहीं किया। अब जो चीज़ें की वो क्यों नहीं गिना रहे हैं, वो भी तो करी हैं, तो वो चीज़ें भी तो गिनने में आनी चाहिए कि उन्होंने स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। दिल्ली में कितने बुरे हालत है सरकारी स्कूल्स, सरकारी हॉस्पिटल के। बताओ, हमारे वही नहीं बने हैं, वोटर लिस्ट तो कैसे मिलेंगे हमें पैसे, बताओ, गरीब हैं हम। तो हमारे लिए क्या चला है? कुछ भी नहीं चला है हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं चला। क्या चला है? हमारे सब कुछ तो हमें देना ही पड़ रहा है। हम लोग के किराएदार के, हमारा तो कुछ फ्री नहीं है। लाइट का बिल किराए वाले को देना पड़ता है, पानी का भी देना पड़ता है, सब कुछ का मतलब यहाँ पे चलता है, कोई पूछता नहीं। हम लोग कभी मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा, और दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए आज हम दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके की हाई प्रोफाइल रोहिणी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहां से दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल भी दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन रोहिणी विधानसभा सीट के चुनावी मुद्दे आखिर हैं क्या? यहाँ की जनता अपने विधायक जी से कितना खुश है, और क्या बीजेपी के लिए सेफ सीट माने जाने वाली रोहिणी की यह विधानसभा सीट 2025 में भी सेफ है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट इस बार के दिल्ली चुनाव में हॉट सीट बन गई है। यहां से मौजूदा विधायक विजेंद्र गुप्ता न सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। उधर आम आदमी पार्टी ने प्रदीप मित्तल और कांग्रेस ने सुमेश गुप्ता को टिकट दिया है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई रोहिणी विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। साल 2015 में आपकी लहर में भी जिन 3 सीटों को बचा पाने में बीजेपी कामयाब हुई थी, उसमें से एक रोहिणी भी थी। 2020 के चुनाव में भी बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने यहां से कमल खिलाया था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, अपने विधायक के कामकाज को जनता कितने नंबर दे रही है, ये जानने की कोशिश टीवी 24 की टीम ने की। गुप्ता जी जो हैं वो मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाज को किस तरह से आंक रहे हैं? ठीक है, उनका भी सही करते हैं काम, चलाते हैं अपने, जो भी हम बोलते हैं करते हैं काम को। लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं वो, इस बार कैसी संभावनाएं लग रही? अभी तो इतना तो लग नहीं रहा है हमें, वो तो अब आईलैक्स जब आएंगे जब पता लगेगा, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से बताएंगे। मतलब जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं हर समय, जो भी समस्याएं रहती हैं? हाँ, होते हैं। इस इलाके की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे 2-4 होना पड़ रहा है आप लोगों को? इस इलाके की मेन प्रॉब्लम तो वही है कि पानी साफ नहीं आता। कई बार जो हमारी तरफ है, जो सीवर टूटे हुए हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है पानी की ज़्यादातर। विजेंद्र गुप्ता जी लगातार 2 बार से यहाँ से विधायक बन रहे हैं, क्या लगता है इस बार तीसरी बार भी उनकी संभावना है? संभावना है, बट थोड़ा कम है, 50% है। ऐसा क्यों? टक्कर पे आ रहे हैं ना इस चक्कर में, क्योंकि थोड़ा काम भी हल्का हुआ है, उतना नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ था। तो इस बार क्या केजरीवाल वापस आ रहे हैं? हो सकता है, 50% चांस है, कुछ कह नहीं सकते इसका। अच्छा, 50% और किसके चांस हैं? बाकी आम आदमी भी आ सकती है यहाँ से। और बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस तो नहीं है। किधर की कौन सी रुख की तरफ चुनाव बढ़ रहा है? हमेशा की तरह आम आदमी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। अब आप प्रोग्राम्स देखोगे एडवर्टीज़मेंट में, बीजेपी प्रोग्राम में डाल देती है कि आम आदमी के योजनाएं चलती रहेगी, हम न्यू लाएंगे। अब उनकी जब चल रही है, वो अपने हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने बोला सीवेज सिस्टम ठीक होगा, यमुना में जो पानी गंदा आता है वो भी ठीक होगा, तो वो चीज़ें कर रहे हैं दिल्ली। नहीं तो बीजेपी तो ये कह रही कि भाई जब आपके पास करने का समय था अरविंद केजरीवाल के पास, तब उन्होंने किया नहीं। अब कह रहे हैं मुझको 5 साल और दीजिए, मैं यमुना साफ कर दूंगा, हर घर जल जो है वो स्वच्छ पहुंचाऊंगा। बीजेपी कह रही जब आपके पास समय था तब आपने क्यों नहीं किया? समय था तो उन्होंने चीज़ें करी है, बहुत चीज़ें करी है। अब बीजेपी कुछ चीज़ें पकड़ के बोलेगी, अगर
जैसे उन्होंने सीवेज सिस्टम ठीक नहीं किया, अब वो बोले कि ये नहीं किया, अब जो चीज़ें की वो क्यों नहीं गिना रहे हैं, वो भी तो करी हैं, तो वो चीज़ें भी तो गिनने में आनी चाहिए कि उन्होंने स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। दिल्ली में कितने बुरे हाल थे सरकारी स्कूल्स, सरकारी हॉस्पिटल के, अब आप अंदर जाओगे आपको पता लग जाएगा कितना चेंजेस है। महिलाओं के लिए यहाँ पर बस सेवा मुफ्त है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो छात्र हैं, युवा हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उनके पास, स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लिहाजा उनकी भी जो बस यात्रा है, मेट्रो की यात्रा है, उसको फ्री कर दिया जाए। आपको लगता है इस तरीके के जो वादे हैं वो युवाओं को अपील करेंगे? अपील तो करेंगे, बट ये पूरे हो सकते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादातर युवाएँ ही चल रहे हैं आजकल, तो मेट्रो की सेल इससे बहुत कम हो सकती है, रिवेन्यू थोड़ा नीचे जा सकता है, जिसके लिए वो बोलते हैं कि हमारा आज तक डेफिसिट नहीं गया है। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसकी संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं जीत की? सर संभावना तो ज़्यादा आम आदमी पार्टी की लग रही है, लेकिन लड़ाई में बीजेपी भी मजबूती से चुनाव लड़ती है। जैसे आपको पता ही होगा, हर राज्य में जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ती है हर जगह पे। हाँ, तो सरकार तो बनेगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन लड़ाई अच्छी होगी इस बार दिल्ली में। अच्छा, यहाँ से रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता चुनावी मैदान में हैं, लगातार 2 बार चुनाव जीत रहे हैं, इस बार उनकी संभावना कैसी लग रही है? सर लड़ाई तो टफ है, बस 5-10 हज़ार वोटों का इधर उधर हो सकता है, चुनाव कोई भी जीत सकता है इधर से। हाँ, वो 2 बार के अगर विधायक रह चुके हैं, संभवतः उनका चांस थोड़ा ज़्यादा होगा। जी सर। तो और यहाँ की समस्याएं क्या हैं? समस्या सर यही है, रोड, पानी, बिजली, समस्या यही है। कम से कम अगर उनको 10 साल दिया गया तो किसी तीसरे को भी देना चाहिए 5 साल। जी सर। रोहिणी में परिसीमन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जय भगवान ने 55,793 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के विजेंद्र जिंदल रहे थे, जिन्हें 30,000 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बीएसपी के ओपी मल्होत्रा 2293 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर आए थे। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद साल 2013 में जो चुनाव हुए, उन्हीं में रोहिणी विधानसभा सीट पर आपकी झाड़ू चल गई। बीजेपी के जय भगवान अग्रवाल और आपके राजेश गर्ग के बीच कड़ी टक्कर हुई। राजेश गर्ग को 47,890 और जय भगवान अग्रवाल को 46,000 वोट मिले। सिर्फ 1,800 वोटों के अंतर से आपके राजेश गर्ग ने जीत दर्ज की। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से बनी सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई, लिहाजा 2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में आपकी सुनामी आई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां धराशायी हो गईं। लेकिन आपकी लहर में भी बीजेपी रोहिणी विधानसभा सीट बचाने में कामयाब हो गई और लगभग 60,000 वोटों के साथ विजेंद्र गुप्ता यहां से विधायक चुने गए। पिछले यानी 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की, हालांकि रोहिणी में उसका कमाल नहीं चल पाया। विजेंद्र गुप्ता 2015 में मिली जीत से भी बड़े मार्जिन के साथ रोहिणी के विधायक बने। इस बार फिर पार्टी ने उन्हीं पर दांव लगाया है, लेकिन क्या जनता उन पर भरोसा कर रही है? क्या लग रहा है इस बार रोहिणी में कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? इस टाइम रोहिणी में तो सर यहाँ पे तो विजेंद्र गुप्ता ही हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से काम कर रहे होंगे यहाँ पे। और रह गई बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी की हवा तो है, काम भी किया उन्होंने दिल्ली शहर में, बट एलिगेशन इतने लग गए हैं कि शायद पब्लिक का थोड़ा सा माइंड चेंज है। बाकी देखिए, कोई वादे तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन वादे तो पूरे तो होने चाहिए। क्या फ्री दे रहे हैं? फ्री आई थिंक लोगों को लगता है कि ये सब कुछ हमारी जेब से ले रहे हैं। आप फ्री दे रहे हैं, फ्री देने के बाद लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि फ्री नहीं दे रहे, वो आप ही के लोगों से ले रहे हैं, तो लोगों का मन डाइवर्ट हो गया। पहले केजरीवाल जी को वोट दिया था, बट केजरीवाल जी की इतनी उन्होंने वो एलिगेशन लगा दिया, उनकी सारी पार्टी के लोग अंदर हो गए हैं, तो मेरे समझने से ये होता है कि लोगों के दिमाग में कुछ चेंजिंग तो हो जाएगी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में रोहिणी विधानसभा देखो है तो ये बढ़ियाओं की पार्टी, ज़्यादातर बीजेपी का ही इसमें झुकाव रहता है। मेरे ख्याल में एक बार वो जीता था इसमें राजेश गुप्ता पार्टी का, उसके बाद तो हमेशा ही ये पार्टी जीतती आई है। और बाकी प्रचार प्रसार कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि किसी भी पार्टी का कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नहीं तो क्या वजह है कि ये बीजेपी की सेफ सीट बन गई है और विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार भी जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ये तो सीट बीजेपी की है, वजह क्या है? बीजेपी माइंडेड रेजिडेंट्स इस एरिया में ज़्यादा है, यही वजह है।
वो बीजेपी के बंधे हुए यूँ मान लो कि भी वोटर है। तो गुप्ता जी का कामकाज कैसा लगा? गुप्ता जी का काम सो है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते, बढ़िया ज़्यादा। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है और सभी पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है। यहाँ इससे पहले 2 चुनाव ये जीत चुका है विजेंद्र गुप्ता जी, और जैसे यहाँ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादा है और ये जो सेक्टर हैं 1 से लेके आगे तक जितना भी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगते हैं उसमें बीजेपी माइंडेड ज़्यादा लोग हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एक बार यहाँ राजेश गर्ग भी विधायक बना, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बना था। उसके बाद यहाँ किसी पार्टी का कोई विधायक नहीं बना, बीजेपी ही जीतती आ रही है। चलिए, तो रोहिणी में तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का माहौल है, लेकिन अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किस तरीके की लड़ाई आप देख रहे हैं? इनकी लड़ाई ऐसा है जी, इनकी बहुत कांटे की टक्कर है। जैसे पहले था कि भी ये 67-67 सीट ले गया आम आदमी पार्टी, वो बात इस बार नहीं है। इस बार बीजेपी 3 या 4 सीट 7 सीट भी लाई है, उसकी भी वो बात नहीं है। तो वो भी सीट ज़्यादा लाएगी और इसकी सीट कम होगी। अगर आम आदमी पार्टी की सीट कम रही तो कांग्रेस की अगर 4-5 जितनी भी आई तो वो भी बना सकती है। तो लोग एक दूसरे के खिलाफ इतने आरोप लगा रहे हैं, पहले भी एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली में भी एक साथ मिलकर के सरकार बना ली। आपको नहीं लगता कि जनता के साथ ये विश्वासघात है? जनता के साथ है, लेकिन जनता तो भूल जाती है। जनता डायरेक्ट तो किसी का है नहीं। अब जैसे उन्होंने बोल दिया 2100 रुपये हर महिला को हर महीने मिलेंगे, अब उसका विरोध में चल रहा है कि जी पंजाब में 1000 रुपये बोला था, वहाँ आज तक नहीं मिला। तो ये भी लेकिन अनपढ़ जो लेडीज़ हैं, ज़्यादातर मजदूर वर्ग की जो हैं, उन तक ये बातें नहीं जाती कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हम पढ़े लिखे समझते हैं कि भाई वो वोट कम डालते हैं। हो सकता है इस बार वोट परसेंटेज बढ़े बीजेपी का और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएँ और गवर्नमेंट भी बन सकती है। विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी हवा बह रही है? देखो, ये तो आपको पता है कि मतलब जनता को भी पता चलना चाहिए ना कि कौन किसको दे रहा है। अब हमें क्या पता, देखो हम क्या बोल सकते हैं। नहीं, आपको जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों चुनावी मैदान में हैं, आपको क्या लग रहा है जनता किस पर विश्वास कर रही है? जनता तो भैया इन पे कर रही है, झाड़ू वाले पे, इन पे विश्वास है। पता नहीं। अच्छा, महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 2100 रुपये हर महीने उनके खाते में डलवाएंगे। आपको ये योजना प्रभावित कर रही है? एक बात बताओ, हमारे वही नहीं बने हैं, वोटर लिफ्ट तो कैसे मिलेंगे हमें पैसे? बताओ, गरीब हैं हम, किराए से रह रहे हैं कमरे में, ये भी तो होता है ना। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? एक तो किराए से रहते हैं, काम भी कर रहे हैं कोठियों में, जब भी हम किराए से रहते हैं। लाइट का बिल किराए वाले को देने पड़ता है, पानी का भी देने पड़ता है, सब कुछ का मतलब यहाँ पे चलता है, कोई पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं गरीबों को। भाई देखो, किराए से जो रहते, जिसका मकान है उनके लिए तो मुफ्त है, किराए वालों को तो नहीं है ना, वो तो परेशानी झेल रहे हैं। जैसे मतलब इलेक्शन वगैरह आते हैं तो सब लोग फिर थोड़ा सा वोट के लिए, अपनी सरकार के लिए थोड़ा काम करवाते हैं। बाकी समस्या यहाँ पर बहुत सारी है, पार्क ठीक नहीं है, सड़क भी ठीक नहीं है, रात के समय भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनको मौका मिले तो वो यमुना भी साफ़ करवा देंगे, हर घर स्वच्छ जल भी पहुंचा देंगे। ये जो भी वादे उनके अधूरे रह गए उनको पूरा करेंगे। आप विश्वास कर रहे हैं? नहीं, मैं तो फिलहाल नहीं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मौका सबको मिलना चाहिए, मेरा मानना ये है। सबको सबका मौका मिला भी है। मेरा मानना यह है कि बीजेपी को एक बार चांस दिया जाए तो वेल एंड गुड। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार फ्री की योजनाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये राज्य के जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। क्या आप इस तरीके की योजनाएं लोगों को अपील करती हैं? आपको लगता है सर? नहीं, अपील तो नहीं करता हूँ देखो, बट फिर भी क्या है, जैसे ये फ्री वाली जो योजनाएं होती हैं, और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, देखो पार्टी से किसी को आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता है। आम जनता के लिए मैटर ये करता है कि उनकी जो है भले की बात होनी चाहिए, और उनके लिए जो जितनी भी। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी शाह। क्या लग रहा है लक्ष्मी जी, इस बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव में किसका जोर है? हम तो सबको देख रहे जी,
केजरीवाल के भी देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं। बाकी किस्मत जिनका अच्छा हो वो निकलेगा। रोहिणी में क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो रोज कमाते हैं, हम लोग खाते हैं, हमारा कौन सुनता। हम लोग का कभी मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। नहीं, क्यों? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली का जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत योजनाएं चला रहे हैं। तो हमारे लिए क्या चला है? कुछ भी नहीं चला है हमारे, तो कुछ भी नहीं चला। क्या चला है? हमारे सब कुछ तो हमें देना ही पड़ रहा है। हम लोग के किराएदार के, हमारा तो कुछ फ्री नहीं है। दिल्ली के अन्य विधानसभा इलाकों की तरह रोहिणी में भी विकास ही अहम मुद्दा है। क्षेत्र के विकास को लेकर जनता की राय तो हमने आपको बताई, लेकिन मौजूदा विधायक विजेंद्र गुप्ता अपने 10 सालों के कार्यकाल का आकलन कैसे करते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। रोहिणी को हरा भरा, साफ सुथरा, स्वच्छ बनाया है हमने। रोहिणी में को क्लस्टर मुक्त किया है और उनका भी पुनर्वास करवाया है। हमने रोहिणी को ढलाव मुक्त किया है, डस्टबिन फ्री किया है, और उसकी जगह हमने वहाँ पर सीनियर सिटीजन के रूम, लाइब्रेरीज, वरिष्ठ नागरिक केंद्र विधायक कोष से बनाए हैं। और अभी जो हमने लेटेस्ट किया है वो तो हमारी रोहिणी को इंटरसिटी रोहिणी होगी है। यानी कि हम रोहिणी अब हरियाणा से, रोहिणी अब उत्तर प्रदेश से, रोहिणी अब राजस्थान से जुड़ने जा रही है। आप सोचिए कि रोहिणी की येलो लाइन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एक लेटर पर, मेल पर उस रिक्वेस्ट को माना, हम RRTS से जुड़ रहे हैं, GT करनाल रूट से जुड़ रहे हैं, और समयपुर बादली पर जो येलो लाइन ख़त्म होती है उसको 12.5 किलोमीटर और लगभग 1,500 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री जी की मंजूरी पर जो पत्र मुझे मिला है DMRC से, उससे हमारी रोहिणी का भविष्य जो है वो उज्ज्वल है। यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी और एक, मैं ये कहूँगा, एक आर्थिक नगरी रोहिणी बनने जा रही है। क्योंकि वो जो मेट्रो का एक्सटेंशन है वो RRTS से जाके मिल रहा है, और RRTS समझिए आप चंडीगढ़ और रोहिणी अब बहुत नज़दीक हो गए हैं। और ये योजना पर इतनी तेज़ी से काम शुरू हुआ है कि मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में रोहिणी को RRTS भी होगी और रोहिणी को ये एक्सटेंडेड मेट्रो भी होगी। आप रोहिणी से विधायक तो हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण भूमिका आप नेता प्रतिपक्ष की भी निभा रहे हैं। तमाम मुद्दे आपने विधानसभा में उठाए। कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है केजरीवाल की सरकार ने डिलीवर नहीं किया है? पहला मुद्दा तो मैं आपको बता दूं, मैं बस इंतज़ार में हूं और सारी दिल्ली और देश इंतज़ार में है हाई कोर्ट के फैसले का। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2015 और 2020 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई थी। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरा। अपने प्रचार अभियान के दौरान वो अरविंद केजरीवाल पर CAG की रिपोर्ट दबाने और दिल्ली को लूटने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं बस इंतज़ार में हूं और सारी दिल्ली और देश इंतज़ार में है हाई कोर्ट के फैसले का, जो रिजर्व हो चुका है। और ऐसी खाट खड़ी करूंगा केजरीवाल की कि नानी याद आ जाएगी। भाई विजेंद्र गुप्ता अगर हाई कोर्ट ने फैसला CAG की रिपोर्ट दबा ली, चोरी और सीना चोरी 14 रिपोर्ट दबाई हैं, हाई कोर्ट जाकर लड़ाऊं, मामला सुरक्षित है। फैसला मुझे पूरी उम्मीद है हमारे हक में आएगा और इस चलते चुनाव में दिल्ली की असेंबली बैठेगी और वहां पर रिपोर्ट टेबल होगी और जनता के सामने उसके पैसे का हिसाब आएगा। आप देखिए कैसे लूटा इन्होंने। विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी की सरकार पर काम न करने के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जनता को ये भरोसा भी दिलाते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने पर दिल्ली वासियों को एक ईमानदार और कर्मठ सरकार मिलेगी। लेकिन हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं, हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे, काम करने वाली सरकार देंगे। दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान हम करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार चलेगी एक साथ और मोदी जी का नेतृत्व होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनका साथ। आप सोचिए, एक बीजेपी के विधायक की एक चिट्ठी पर उन्होंने 1,500 करोड़ की योजना रोहिणी को दे दी, तो जब बीजेपी की पूरी सरकार आएगी तो दिल्ली को मोदी जी क्या क्या देंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। क्या जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताएगी या दिल्ली ने बदलाव का मन बनाया है? और क्या रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे?
इन सभी सवालों के जवाब 8 फरवरी को आने वाले नतीजों में स्पष्ट हो जाएंगे। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज, दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।